हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकाश सारंगानी एंड ये हमारा 11th वीडियो है, वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का IR का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, उसकी स्टेजेस क्या होती है बनाने में, और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स मिलकर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसके मॉडल्स कैसे होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं मॉडल्स के, ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे ही मैंने ओवरव्यू, सिलेबस ओवरव्यू में और उसके बाद भी बताता आया हूँ क्या यार एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और उसमें से आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन से फलां मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम ये पढ़ेंगे कि फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली है क्या चीज़, वो बनती कैसे है, स्टेजेस क्या है उसके, वो कौन से फैक्टर्स मिलके फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, कौन से मॉडल्स होते हैं, हम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, दुनिया कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन जो है वो मैंने खास नहीं लिखी, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वही उसकी डेफिनेशन है एक्चुअली। इससे आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं या कोई भी डेफिनेशन गूगल करके आप जो है वो याद कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसीज आर द वेज इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द सॉवरेन स्टेट रिलेट टू ईच अदर इन टू ग्लोबल सिस्टम इन ऑर्डर टू अचीव वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो सब तरीके या वो सब वेज जिससे एक गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट की वो रिलेट करती है एक दूसरे से। मतलब दुनिया में हमें पता है कि वेस्टफालियन जो मॉडल है उस पर बहुत सारी स्टेट्स बनी हुई है, उसी को फॉलो कर रही है। तो वो एक दूसरे से रिलेशन रखती है, अपने एक दूसरे से जो कांटेक्ट करती है, कम्युनिकेशन करती है, इंटरेक्शन करती है। तो जिस तरीके से वो इंटरेक्शन करती है वो, और वो दुनिया की बाकी जो ग्लोबल सिस्टम है उससे इंटरेक्शन करती है। इंटरेक्शन किस लिए करती है? अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। तो उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। मतलब इसका सिंपल से कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊं तो स्टेट्स बनी हुई है। अब जैसे कि एक इंसान होता है, इंसान का कोई ना कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारी एम्स होते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, ये करना है। तो इस तरह से स्टेट्स जो बनी हुई होती है उनके भी कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टेट्स बनी हुई है उनके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो उनको पूरा करने के लिए जो पॉलिसीज, जो प्रैक्टिसेस एंड जो वेज यूज करती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अब जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक कंट्री के, जो वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू जो है वो फुलफिल करता है या पूरे करता है, तो वो गोल्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं या 3 रेंजेस में डिवाइड किए हुए हैं मैंने। एक होते हैं शॉर्ट रेंज गोल्स, शॉर्ट रेंज गोल्स कह लें इन्हें, या इनको इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं कोर गोल्स या कोर ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये किसी भी सूरत में जो है वो इन पे जो है वो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और इन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है बहुत, वो है आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपकी टेरिटरी सेव होनी चाहिए। आपको जहाँ से भी थ्रेट है, आपका थ्रेट परसेप्शन है और परसेप्ट करते हैं कि आप हमें कहीं से थ्रेट है, तो वहाँ पे आप जो है अपने आप को सिक्योर करेंगे। आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, इन सब वो भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, वो सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसमें से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है आपकी, वो भी होनी चाहिए, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर गोल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। इनको हम शॉर्ट रेंज गोल्स कहते हैं क्योंकि ये किसी भी तौर पे पूरे होने चाहिए, और ये कोर ऑब्जेक्टिव्स या कोर गोल्स कहते हैं इन्हें। इनके लिए टाइम फ्रेम होता है, इनके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, ये आपको हर वक्त और हर सूरत में जो है वो पूरे करने होते हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो हमारी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा इंडिया सेंट्रिक रही है। इंडिया से जो है वो हमें थ्रेट हम परसीव करते हैं कि हमें थ्रेट है, और हमारे जो भी फोर्सेस या जो भी अटेंशन है वो हमेशा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे रही है 9/11 से पहले तक। 9/11 के बाद हमें वेस्टर्न बॉर्डर से भी जो है वो थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि हम पे भी अटैक कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट एक नॉन स्टेट एक्टर्स जो TTP है वो हम पे अटैक कर रही है, तो वहाँ से भी हमें थ्रेट परसीव कर रहे हैं। लेकिन हमारी मेनली जो हिस्टोरिकली अटेंशन रही है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे रही है। तो हमारे जो सब फोर्सेस जो हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं वो सब ईस्टर्न बॉर्डर को जो है वो बचाने के लिए किए हुए हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको सेव करने के लिए किए हुए हैं। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे जो है वो है मिडिल रेंज या मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स।
इसमें जो पहले तो आप टेरिटरी सेव करेंगे अपनी, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर करेंगे। उसके बाद आपकी ये कोशिश होगी कि आप अपने लोगों को जो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करें, उन्हें आप जो वो हाई उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज करें, आपकी कंट्री को जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो आपके कंट्री की, और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो आपका कंट्री। तो इस तरह से जो है वो आप सरवाइव कर सकेंगे इन द लॉन्ग टर्म। आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है तो आपका मुल्क जो है कोलैप्स कर जाएगा, या वो दूसरे जो है वो खुद चाहते हैं वो अंदर से ही विद इन द स्टेट उसको खतरा होगा। तो सेकंड जो है हमारा जो मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स, इसमें इकोनॉमिक अपलिफ्ट आ जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना आ जाता है, और इसमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होंगे, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन अगर आप कर सकते हैं तो वो करें। आपके अपने नेशन का स्टेटस बढ़ाएं, प्रेस्टीज बढ़ाएं, ये सब चीज़ें इस में आता है, क्योंकि एक नेशन तभी सिक्योर होगा जब वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होगा या इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। एंड थर्ड जो हमारा है लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, इसमें हमारे जो है वो आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन आ जाती है, हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करना आ जाता है। हम अपनी आइडियोलॉजी, जैसे कि अगर हम यूएसए का एग्जांपल लें तो वो अपने कैपिटलिज्म के सिस्टम को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। उनका फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग रेंज गोल था। ये टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए डेकेड्स और सेंचुरीज लगती हैं, लेकिन ये जो है वो उन्होंने किया है। और आज दुनिया में जो है वो सब वेस्टफॉलियन मॉडल्स को, जो उनका मॉडल है, कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि ब्रिटिश और इनकी है, हमारी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में वो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और वो फॉलो की जा रही है। तो इस तरह से ये उनके लॉन्ग जो है वो रेंज फॉरेन पॉलिसी गोल्स थे जो उन्होंने अचीव कर लिए हुए। हमारा भी ये है कि कल्चर जो हमारा एक्सपोर्ट हो, और जितना ज़्यादा कल्चर एक्सपोर्ट होगा उतने ज़्यादा लोग हमारे कल्चर से, हमारी वैल्यूज से जो है वो उनको पता चलेंगी, और इस तरह से हमारी जो बाकी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं वो इजीली जो है वो हम अचीव कर सकेंगे। अच्छा जी, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट और जो है वो इसके गोल्स हैं वो समझ आए होंगे। सिंपल है, इजी है, बिल्कुल इतनी डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आते हैं हम स्टेजेस हैं जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। एक फॉरेन पॉलिसी होती है, जैसे कि हमने देखा कि क्या होती है और इसके गोल्स क्या होते हैं। तो एक फॉरेन पॉलिसी को जो वो बनाया कैसे जाता है, उसमें स्टेजेस जो है वो कौन से इन्वॉल्व है। तो ये 5 स्टेजेस हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आप एसेस करते हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट क्या है। मतलब अगर आप इसकी मैं एग्जांपल दूं तो पुराने दौर में अगर आप देखें तो मल्टीपोलर थी दुनिया, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले मल्टीपोलर थी दुनिया, तो बहुत सारे पावर सेंटर्स थे। फिर आप अगर अलायंस बनाएंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो इतने मिलिट्रीली कैपेबल नहीं है और आप एक अलायंस बनाना जरूरी है किसी मुल्क के साथ, तो आप वो सब इंटरनेशनल सिनेरियो असेस करेंगे और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट असेस करेंगे कि डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में आप देखेंगे हम कैपेबल हैं या नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें ट्रेड करना है, क्या करना है या नहीं करना है, अलायंस बनाना है या नहीं बनाना है। और इंटरनेशनल सिनेरियो में देखेंगे कि कौन सा कंट्री है जिससे हम अलायंस बना सकते हैं या जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप पहले तो सबसे पहले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को असेस करेंगे। उसके बाद आप अपना गोल सेट करेंगे कि चलें ठीक है, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, इन्वायरमेंट है, उसको हमने असेस कर लिया, अब हमारा ये गोल है और हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद जो होगा ये गोल फुलफिल करना होगा। फिर अगर आपने जब गोल सेट कर लिए, आपने जो भी गोल्स हैं आपके, जो भी आपने इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है, ट्रेड करना है या अलायंस बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए फिर आप जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं उनको डिटरमाइन करेंगे कि अब ये गोल मैंने सेट कर लिया है, इसके कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनको मैं यूज करके ये गोल जो है वो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो वो आप सब जो है वो पॉलिसी ऑप्शंस डिटरमाइन करेंगे। फिर आप फॉर्मल डिसीजन मेकिंग करेंगे। आपके पास सपोज करें 6 आ गए ऑप्शंस, आ गए ऑप्शन 1 2 3 4 5 6। अब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमने जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा ऑप्शन जो हमें यूज करना चाहिए या हम यूज कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे फॉर्मल डिसीजन मेकिंग करेंगे। और फिर लास्ट जो पॉइंट है या लास्ट स्टेज है, उसमें जो आपने मतलब 6 ऑप्शन में से 1 या 2 चूज किए होंगे उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से जो फॉरेन पॉलिसी चलती है। पहले असेसमेंट करते हैं, फिर गोल बनाते हैं, फिर ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं, फिर
उस पर सोचते हैं, उस पर फॉर्मल डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर उनको जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बनाने पे जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं अपना, या उनके होने से जो है वो इफेक्ट पड़ता है कुछ ना कुछ। तो दो टाइप के हैं, इनको डिवाइड किया हुआ है दो टाइप में, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल वो होंगे जो आपकी स्टेट या आपकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उससे बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनको हमने एक्सटर्नल का नाम दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले पावर स्ट्रक्चर आ जाता है। पावर स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि दुनिया में जो पावर स्ट्रक्चर कौन सा है, दुनिया मल्टीपोलर है, दुनिया बाइपोलर है, या दुनिया यूनिपोलर है। अगर दुनिया यूनिपोलर है और एक ही पावर सेंटर है, जैसे कि यूएसए सोल सुपर पावर है, तो आप उसके अगेंस्ट हरूबरू जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते जब तक आप कैपेबल ना हो उसको फेस करने के। तो इस तरह से वो भी देखना पड़ता है। फिर उस हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिटरमाइन होती है कि हमें यूएस के अगेंस्ट कोई फॉरेन पॉलिसी गोल्स नहीं रखने, या कोई जो है वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट करने अपने। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, अगर आपने उसकी जो है वो ट्रीटी पे को साइन किया हुआ है, तो आप उसके जो है वो चार्टर या उसके जो है वो एसेंस या उसकी जो पॉइंट्स हैं उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। सपोज करें यूनाइटेड नेशंस जो है वो आने के बाद कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को इस तरह से कैप्चर करके अपना पार्ट नहीं बना सकता जिस तरह से पहले करते थे। तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल्स में वो गोल सेट नहीं करेंगे जिससे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उनके रूल्स वायलेट करें या उनके चार्टर को जो है वो वायलेट करें। फिर अगर आप तीसरा पॉइंट है कि तीसरा और चौथा पॉइंट सिमिलर ही है कि अदर स्टेट्स जो है उनका रिएक्शन क्या होगा। जैसे कि तालिबान आ गए थे 1996 में अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने जो है वो उन्हें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया था। 3 कंट्रीज ने किया था, आई थिंक यूएई, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ने। तो उन पे इंटरनेशनल जो अदर स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम है उनका बहुत ही जो है वो शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने इन्होंने जो 3 कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया था या रिकग्नाइज किया था। उस पर वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन था वो भी काफ़ी शॉकिंग था। उनके लिए शॉक था कि ये तालिबान है और इनको पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर 9/11 हो गया और हमने यू टर्न लेके हम अगेंस्ट तालिबान चले गए। तो उस पर जो है वो भी हमारी मजबूरी थी। वो हमारी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि वो हमें अलायंस बनाना था, और उस वक्त जो सोल सुपर पावर था यूएसए, और उसने जो है वॉर ग्लोबल वॉर एंड टेरर डिक्लेयर किया हुआ था, और बुश की स्टेटमेंट थी कि भाई आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उसमें हमारी मजबूरी थी कि हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, अगेंस्ट जा भी नहीं सकते, और क्योंकि वो टेररिज्म करने पे उतर आए थे तो हमने जो उनके अगेंस्ट जाना पड़ा, और यूएसए के साथ हमने अलायंस बना लिया। हम उसके जो वो फ्रंट एलाई बन गए ग्लोबल वॉर एंड टेरर में। तो ये 4-5 एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स हैं जो फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं कि फॉरेन पॉलिसी आपकी कैसी होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा पाकिस्तान का भी बताया इसमें साथ में, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, इसके जो इंटरनल हैं डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं मैंने, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, वो देखना पड़ता है कि हमें हिस्टोरिकली हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या रहे हैं, या हिस्टोरिकली हमारे रिलेशंस जो है वो किसी कंट्री के साथ क्या रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस है। हम 1947 या 1948 से लेकर आज तक ही जो एक दूसरे के लिए एनिमी स्टेट्स कंसीडर किए जाते हैं एक दूसरे से। तो हिस्टोरिकली जो इन्फ्लुएंस डाला है इस रिलेशंस ने उसको कंसिडर करके जो है वो फॉरेन पॉलिसी के जो है वो गोल सेट किए जाते हैं या फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाते हैं। हिस्ट्री में जंग होती हुई आई है 70 साल तक, और अभी हम उठ के ये नहीं कह सकते कि चलो यार जंग खत्म करते हैं, मसले सॉल्व करते हैं सब, और चलो आके बैठ के फ्रेंडशिप कर लेते हैं या इस तरह से। तो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। फिर साइज एंड जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है साइज से, लेकिन साइज भी इम्पॉर्टेंट है। साइज जितना बड़ा मुल्क होगा आपका, उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो रिसोर्सेज होंगे और उतनी ज़्यादा आपके पास लैंड होगी, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल्स में, किसी न किसी तरह से तो यूटिलाइज कर सकते हैं इसके। तो ज्योग्राफी आ जाता है कि आपकी जो ग्राफिकल लोकेशन या पोजीशन कहाँ पे है। अगर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे नहीं होता जहाँ पे अभी है साउथ एशिया में, अगर कहीं और होता, लैटिन अमेरिका में होता या ऑस्ट्रेलिया में होता, तो हमें अभी जो खतरे मौजूद हैं ये नहीं होते खतरे मौजूद। अभी सीपैक नहीं बनता, वहाँ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया जो है वो हमें एक थ्रेट नहीं होता।
हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो है वो जंग नहीं होती, हमारे दोनों बॉर्डर्स जो क्लियर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती। तो ज्योग्राफी जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हमारी जो है वो प्रोडक्टिविटी होती है। उसमें नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, हमारे पास लेक्स आ जाती है, माउंटेन्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह आ जाते हैं। तो उस हिसाब से जो वो फॉरेन पॉलिसी ये भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डालते हैं फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा होगी आपके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को जो ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। आपके पास FDIs जो है वो आएंगी, उससे आपके पास दूसरी बाहर की कंपनीज आएंगी, या आप अपने जो है वो चीज़ें बना के जो है वो अपने रिलेशंस बेटर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें दूसरे कंट्रीज से। तो उस तरह से आपके रिलेशंस जो है वो इम्पेक्ट होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ जाती है कि इंडस्ट्रीज़ कितनी डेवलप्ड है आपकी। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उतना ज़्यादा ट्रेड जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके फॉरेन पॉलिसीज ऑप्शन जो है वो इम्पैक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। तो मिलिट्री पावर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री पावर जो है वो जितना ज़्यादा होगा आपके पास, उतने आप ज़्यादा कॉल्स कर सकेंगे या फोर्स कर सकेंगे दूसरे कंट्रीज़ को। तो उस तरह से जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन जो है वो अपने गोल्स जो अचीव कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज पॉपुलेशन जो है वो इम्पैक्ट डालती है फॉरेन पॉलिसी पे। जैसे कि चाइना का अगर हम एग्जांपल ले लें तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो बहुत बड़े मार्केट जो है वो बन गए हैं, जो ग्लोबल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या MNCs है उनके लिए। तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं, उनसे अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो वहाँ पे बिजनेस कर सकें। फिर गवर्नेंस एंड लीडरशिप का जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक और है। जितनी ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी और जितनी ज़्यादा अच्छी लीडरशिप होगी आपके पास, उतनी ही फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन जो आप वो डिटरमाइन करेंगे। सपोज करें कुछ लीडर ऐसे होते हैं, जैसे हम हिटलर का एग्जांपल ले लें या किंग जोंग का एग्जांपल लेंगे, जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है अभी। इस तरह के लीडर जो होते हैं, इस तरह की लीडरशिप जो होती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन से उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। वो वॉर हॉक्स होते हैं और इस तरह की जो है उनकी पॉलिसीज होती है। नरेंद्र मोदी की अगर एग्जांपल ले लें तो वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने पे लगे हुए हैं। तो इस तरह से इनकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी की जो मतलब जो इनके फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जबकि दूसरी एंड पे अगर हम एग्जांपल ले लें इब्राहिम लिंकन जैसे प्रेसिडेंट्स की, या मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स की एग्जांपल ले लें, तो ये लोग थे वो जो ऐसे लोग जो वॉर टाइप्स नहीं थे, ये डॉग्स थे, और ये इनकी कोशिश थी कि जो वो पीस हो। वुडरो विल्सन की एग्जांपल ले लें इस तरह से। तो इस तरह की लीडरशिप जो है वो भी इम्पैक्ट डालती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी हो। फिर क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी डिप्लोमेसी कितनी इफेक्टिव है। अगर सपोज करें जंग हो गई थी पाकिस्तान इंडिया में और उसके बाद भी जुल्फकार अली भुट्टो ने ताशकंद एग्रीमेंट करके जो रिलेशन जो वो बेटर किए थे, या सिमला एग्रीमेंट करके जो है वो रिलेशन बेटर किए थे जंग होने के बाद। तो इस तरह से हमारे फौजी जो है वो वापस आ गए थे, हमारी थोड़ी सी लैंड जो वो कैप्चर की हुई थी वो हमें वापस मिल गई थी। फिर रोल ऑफ मीडिया एंड थिंक टैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि मीडिया कितना इफेक्टिव है आपका, कितना अच्छा है कि आपके जो इंटरनल मसले हैं या एक्सटर्नल मसले हैं, आप पे एग्रेशन हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इंटरनेशनली, तो वो कितना हाईलाइट करता है उसको, कितनी तरीके से आपको सपोर्ट करता है। जितने बेटर तरीके से सपोर्ट करेगा आपको, जितने अच्छे तरीके से ग्लोबली वो हाईलाइट करेगा उस चीज़ को, तो उतना ज़्यादा वो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मीडिया जो है वो मासेस का जो है वो ओपिनियन शेप करता है, तो इस तरह से वो इंफॉर्मेशन भी देता है। इस तरह से जो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे जो है थोड़ा बहुत इम्पेक्ट डालता है ये भी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है फॉरेन पॉलिसी मॉडल्स पे। फॉरेन पॉलिसी के मॉडल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है रेशनल मॉडल, एक होता है ब्यूरोक्रेटिक और इंडिविजुअल, जो तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। तीसरे नंबर को प्लूरलिस्टिक भी बोलते हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी बोलते हैं, तो मैंने इंडिविजुअल लिखा है यहाँ पे। जो रेशनल मॉडल होता है उसमें रेशनल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। एक प्रॉब्लम अगर कोई आ जाता है सपोज करें, तो उसको जो फेस किया जाता है वो बिल्कुल रेशनली किया जाता है। उसके पॉसिबल उसको सॉल्व करने के पॉसिबल ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर किए जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। फिर उसकी जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो सिलेक्ट होने के बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा जो है वो हमें ऑप्शंस यूज़ करना है, फिर उसकी चॉइस की जाती है। इस तरह से बिल्कुल रैशनली उसमें काम होता है।
तो ये होता है रैशनल मॉडल्स। इसमें जो इनपुट होता है वो तकरीबन सभी का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। और इसमें जो वो एक अजम्पशन ये होती है कि अगर आप जिससे भी जो भी मसला सॉल्व कर रहे हैं या जो भी आपका एनिमी स्टेट है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, तभी आप रैशनली चॉइस कर सकेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले की क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो क्या कर सकता है, हमें उसको कैसे फेस करना है, तो आप इसमें नहीं कर सकते। तो इसकी ये एक और अजम्पशन है। आगे इसमें रैशनल डिसीजन होते हैं, इसमें इनपुट सबका होता है, तकरीबन एजेंसीज का होता है, इंटेलिजेंस जो होती है हमारी, और लीडर्स का होता है, एंड सबका होता है, तकरीबन फॉरेन ऑफिस का होता है। फिर आ जाता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इसमें ये मोस्टली जो इसमें इनपुट होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। हमारी जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सब इनपुट देती है, वो अपने हिसाब से बताती है। हमारा सपोज करें एक मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है तो वो बताएगा कि लॉ का डिपार्टमेंट बताएगा कि भाई लॉ के हिसाब से ये चीज़ें हैं। जो अगर वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो है, वापडा वाला डिपार्टमेंट, ये बताएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी से जो कनेक्टेड है वो ये बताएगा कि भाई अगर ये फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस लेंगे तो हमारी जो है वो हमें इस डिपार्टमेंट में फ़ायदा होगा। तो इस तरह से सब डिपार्टमेंट अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट देंगे और सब डिपार्टमेंट जो वो कम्पीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा वो एफिशिएंटली अपना जो है वो देने की कोशिश करेंगे इनपुट। तो इस तरह से ये मिलके जो वो इस तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ बनती है। इसको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बोलते हैं। और इसमें जो है वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि सब ऑर्गेनाइजेशन जो वो चाह रही होती है कि उनकी जो वो बात रखी जाए या उनके हिसाब से जो वो डिसीजन लिया जाए। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पे इंडिविजुअल मॉडल। इंडिविजुअल मॉडल्स में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, या जैसे लीडरशिप हो गई, जैसे किसी कंट्री का मोनार्क है तो वो किंग है, वही डिसीजन ले रहा होता है। या जैसे नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं जो एरिस्टोक्रेसीज होती है, उसमें जैसे नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है किंग, ये ले रहे होते हैं डिसीजंस इम्पॉर्टेंटली। या इसमें इसको प्लूरिस्टिक मॉडल कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उसमें मास मूवमेंट्स हो जाती है या पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जो है वो डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया है, वो हमारी वहाँ पे हॉली प्लेसेस है वहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जो कुछ भी नहीं सुना जाता पाकिस्तानी सोसाइटी में। तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी डिसीजन जो लेना पड़ता है वो पब्लिक ओपिनियन को माइंड में रख के लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम अभी वॉर डिक्लेयर कर दें उन पर, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट उनके अगेंस्ट नहीं है, पब्लिक सेंटीमेंट उनके फेवर में, तो उस तरह से डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है। सो दैट्स इट गाइस, ये था फॉरेन पॉलिसी पे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। काइंडली शेयर कीजिएगा इसको दूसरों के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।